गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट फिजियो का ये सेकंड चैप्टर है। क्लास 11th प्लांट फिजियो का ये सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर जो हमारा था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खत्म कर लिए, जो कि एक कंसेप्चुअल पार्ट था। और ये चैप्टर भी समझ लो पूरा कंसेप्चुअल ही है, पूरा समझने वाला है। जैसे फोटोसिंथेसिस पूरा समझने का टॉपिक था, चैप्टर था, ये चैप्टर भी पूरा समझ लो समझने वाला चैप्टर है। और बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एटीपी का कैलकुलेशन समझना है, बहुत सारा टॉपिक अच्छा अच्छा इसमें भी है। जैसे फोटोसिंथेसिस में बहुत सारा रिएक्शन, बहुत सारा पाथवे पढ़ना था, उस तरह का पाथवे यहाँ पे भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे लिंक रिएक्शन पढ़ना है, हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पे क्रेब साइकिल भी पढ़ना है, और हम लोग को यहाँ पे ईटीएस पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मेनली अगर बात करें रेस्पिरेशन इन प्लांट के अगर बारे में बात करें, तो जनरली अगर देखें तो कुछ एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी लाइन बात करें कि एनसीईआरटी में जो हमारे इनिशियल कुछ फर्स्ट पेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो इसका कुछ जनरल हमारे बुक में आंसर देता है कि डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि प्लांट ब्रीथ करता है, बट प्लांट का हर सेल को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। प्लांट का हर सेल को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। अब प्लांट जैसे कि लास्ट वाले चैप्टर में क्या देखे थे, लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्या पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज का प्लांट क्या करता है, उस ग्लूकोज का प्लांट जो है वो ऑक्सीडेशन करता है। ग्लूकोज का प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और वहां से एटीपी का फॉर्मेशन करता है। जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन करके फॉर्मेशन करता है एटीपी का। तो इसको हम लोग बोल देते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। मेनली अगर बात करें तो हम लोग को सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। चैप्टर तो लिखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट, बट हम लोग अगर मेनली बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एटीपी इनसाइड दिस सेल इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं किस चीज के लिए, एटीपी बनाने के लिए, किसके अंदर, सेल के अंदर, और इसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जिस तरह से हमारे बॉडी में हर सेल, जैसे कि हमारे प्लांट के पास जो है ना, प्लांट के पास वैसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता। जैसे हमारे पास लंग्स होता है ना, हमारे पास लंग्स होता है, हमारे पास एल्विलाई होता है, नोज है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वैसा प्लांट के पास वैसा कोई ऑर्गन नहीं होता है। तो क्या प्लांट ब्रीथ करता है, प्लांट के बारे में बोलता है कि प्लांट ब्रीथ तो करता है, बट प्लांट का हर सेल अपने डिमांड को खुद से पूरा करता है। प्लांट के पास वैसा कोई ऑर्गन नहीं है, प्लांट के पास वैसा कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट का हर सेल अपने ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करता है खुद से ही। समझ बता रहा है। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एनसीईआरटी में लिखा रहेगा कि प्लांट के बारे में बताएगा कि प्लांट का हर सेल जो है अपने ऑक्सीजन डिमांड को खुद से पूरा करता है। फिर बोलता है कि प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो प्लांट कैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वगैरह कैसे करता है। प्लांट का जो इनिशियल लेयर है, जो बाहर का लेयर है, सुपरफिशियल लेयर ही लाइव रहता है, और अंदर वाला लेयर क्या होता है, डेड होता है। अंदर वाला डेड है तो प्लांट में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा दूर तक हमको करना भी नहीं होता है। उसके बाद प्लांट में ऑक्सीजन का उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है एज कंपेयर टू एनिमल। एनिमल के कंपेयर में अगर देखे, प्लांट में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट उतना नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ जनरल पॉइंट ऐसा हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, वहां पे एनसीईआरटी वाला पॉइंट को कवर करेंगे। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है
तो देखो भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या लिखे, इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एटीपी इनसाइड सेल। सेल के अंदर किस चीज को लिबरेट कर रहे हैं, सेल के अंदर हम लोग एटीपी को लिबरेट कर रहे हैं, एटीपी का फॉर्मेशन को देख रहे हैं इनसाइड अ सेल, इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसी को क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या बनता है वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वहां से एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ना, देखो कुछ प्रोसेस कुछ ऐसा है हमारे पास, ग्लूकोज जो है C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं। इस ग्लूकोज का हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लूकोज का, गुड मॉर्निंग भाई कौशल, गुड मॉर्निंग, इस ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। नया चैप्टर है भाई, पढ़ाई करो सही से, ठीक है। हाँ भाई कौशल भाई, आपसे ही बात कर रहे हैं, ये नया चैप्टर है, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो जो जो लिख रहे हैं ना वो प्रॉपर आप भी लिखते चलो, ठीक है ना, प्रॉपर एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा। देखो अभी तक हम लोग एक ही पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बताएं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन डाल करके उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसको फर्दर तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लिबरेट एटीपी, उससे क्या बाहर निकल रहा है, उससे एटीपी बाहर निकल रहा है, उससे एटीपी बना रहे हैं। और इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर में प्रोसेस चल रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहे, लिख लो इसको जल्दी से। 1 मिनट में लिख लो भाई जल्दी से इसको, लिख लिए होंगे ना। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वही रिएक्शन लिख दिए हैं कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे एटीपी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, the substance which is oxidized, substance which is oxidized in respiration is known as respiratory substrate, is known as respiratory substrate. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है लिपिड हो सकता है, लिपिड हो सकता है। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड या फिर प्रोटीन लिख लो, प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एंड ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। तो ये लिखिएगा स्टेटमेंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है कि जो भी हम लोग फूड मॉलिक्यूल कंज्यूम करते हैं उसमें से कितने सारे फूड मॉलिक्यूल को फर्दर तोड़ करके एटीपी बना सकते हैं, तो उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। वैसा सब्सटेंस जिसको ऑक्सीडाइज करके एटीपी बना सकते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखे हैं, ये चारों क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं,
ऑर्गेनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और वहां से क्या रिलीज करा सकते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं वहां से। तो इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज, जिसको ऑक्सीडाइज करते हैं कहां पे, रेस्पिरेशन के दौरान। जिस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जल्दी से इसको लिख लो भाई, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। लिख लिए होंगे ना, चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा कि इस जो चार हम सब्सटेंस बताए हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड फैट, इसमें से सबसे इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे कौन काम करता है, मतलब कि जिसको खाए तुरंत से एनर्जी मिल जाएगा, तो वो उस टाइप का कंपाउंड कौन सा है, इंस्टेंटली रेस्पिरेशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ये एक लाइन हम यहां पे लिख देते हैं, carbohydrate is the instant respiratory substrate। कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जितना भी सबस्ट्रेट बोले हैं उसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए होगा, तो यहां पे कुछ सीक्वेंस लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर लिपिड एंड देन आफ्टर प्रोटीन। ये ऑक्सीजन का क्वांटिटी का ये बनाए हैं, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसके बाद हमको लिपिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए, और उसके बाद हमको प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है ना। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट लिखेंगे। अभी तक हम क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट एज एक्ट एज अ इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, चार एग्जांपल, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसको इंस्टेंटली हम ऑक्सीडाइज करके एटीपी बना सकते हैं, तो ये कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को चाहिए, फिर लिपिड को चाहिए एंड देन आफ्टर प्रोटीन को चाहिए। तो यहां पे लिख देते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए भाई, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट को चाहिए, फिर लिपिड को चाहिए एंड देन आफ्टर प्रोटीन को चाहिए। अब यहां से अगर बात करें, अभी तक हम दो तीन पॉइंट ही बताए हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या बताए हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है इस चैप्टर में। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात किए कि किस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिस सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं उसको बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जिसको ऑक्सीडाइज करके एटीपी बना सकते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और ऑर्गेनिक एसिड हो गया। नेक्स्ट नंबर बात किए कि कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सकते हैं एज अ इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब कि इंस्टेंटली सबसे जल्दी कौन पार्टिसिपेट कर सकता है रेस्पिरेशन वाले रिएक्शन में, तो कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ इंस्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देन आफ्टर हम लोग बात किए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो भाई कार्बोहाइड्रेट को चाहिए, फिर लिपिड को चाहिए एंड देन आफ्टर प्रोटीन को चाहिए। ऑक्सीडेशन करने के लिए रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वहां पे ऑक्सीजन, जो हम लोग फूड खाते हैं ना, जो भी फूड मॉलिक्यूल खाए वो फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट है, और यहाँ पे लिपिड एसिड वगैरह और लिपिड्स वगैरह बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज है ना, वो हमारे सेल को मिलता है और सेल के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन उसको तोड़ता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन उसको फर्दर ब्रेक डाउन करता है और वहां से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, बात याद है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स लिखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या क्या होता है। रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पॉइंट लिखना चाहेंगे, लिखेंगे पॉइंट, रेस्पिरेशन
is respiration is a amphibolic process. रेस्पिरेशन इज द एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है एंड एनाबॉलिज्म भी चल रहा है. रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कुछ ब्रेकडाउन भी हो रहा है और जहां पे कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो रहा है. क्या बताए? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कुछ सब्सटेंस टूट भी रहा है और कुछ सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो रहा है. उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस. दैट इज जहां पे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और जहां पे एनाबॉलिज्म भी हो रहा है. कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन होना, एनाबॉलिज्म का मतलब फॉर्मेशन होना. एना जैसे कि आप लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़े होंगे ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, तो ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं. एम्फीबॉलिक मतलब कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कुछ टूटता हो और जहां पे कुछ बनता भी हो, और इसी को हम लोग बोल देते हैं एम्फीबॉलिक प्रोसेस. रेस्पिरेशन के बारे में और हम क्या बात कर सकते हैं? लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. एक ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज आया, ग्लूकोज टूटा, एटीपी बन गया, ऐसा नहीं होता है. वहां पे एक बहुत सीरीज ऑफ स्टेप होगा, एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होगा. रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस बोलते हैं उसको. रेस्पिरेशन के बारे में और क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन इज अ एक्सर्गोनिक प्रोसेस. एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस. एनर्जी लिबरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं. और क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन इज अ डाउनहिल प्रोसेस. जैसे फोटोसिंथेसिस इज अ अपहिल प्रोसेस, लाइट रिएक्शन वाज अ अपहिल प्रोसेस एंड डाउनहिल प्रोसेस, वहां दोनों प्रोसेस चल रहा था. लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है ये डाउनहिल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, एटीपी इसमें बन रहा है, और इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउनहिल प्रोसेस बोल सकते हैं. रेस्पिरेशन इज अ डाउनहिल प्रोसेस. तो कुछ पॉइंट यहाँ पे जनरली लिखे हैं. रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस, respiration is a multi-step process, respiration is a exergonic process and respiration is a downhill process बोल सकते हैं. ठीक है ना? अभी नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन.
ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन प्रोडक्ट जो है ना, इन प्रोडक्ट यहाँ पे 36 और 38 एटीपी है और वहाँ पे CO2 का भी प्रोडक्शन हो रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। यहाँ पे इन प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, एरोबिक में, और एनाएरोबिक का एंड प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको याद रखना होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड यहाँ पे होता है, वहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है। अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या है वो याद रखना है। एंड प्रोडक्ट यहाँ पे CO2 है, 36 और 38 एटीपी है, और वहां पे एंड प्रोडक्ट इथेनॉल है एंड CO2 प्लस 2 एटीपी है। एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे NADH ब्रेकडाउन होता है NAD प्लस में फास्टली, जल्दी से टूट जाता है, लेकिन यहाँ पे NADH ब्रेकडाउन स्लोली, ब्रेकडाउन ये बहुत स्लोली यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। NADH ब्रेकडाउन टू होता है NAD प्लस में, बहुत फास्ट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे NADH जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत स्लोली ब्रेकडाउन होता है NAD प्लस में। NAD प्लस में ये स्लो ब्रेकडाउन होता है, बहुत ज्यादा स्लोली यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा प्रोसेस हम लोग बात करते हैं। अभी जो है ना, अब मूव करेंगे इस चैप्टर में। जो मेनली हमको पढ़ना है वो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना है। चैप्टर में क्या पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या हमको स्टेप्स देखना है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ 3-4 तरह का हमको साइकिल पढ़ना होता है, पाथवे पढ़ना होता है, वो देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है हम लोग को इसी में लिंक रिएक्शन पढ़ना है। हम लोग को लिंक रिएक्शन के बाद तीसरा नंबर यहां लिख देते हैं। तीसरा नंबर हम लोग को क्रेब साइकिल पढ़ना है, और फोर्थ नंबर में हम लोग को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मेनली हमको 4 तरह का ही रिएक्शन पढ़ना है। ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ना है, लिंक रिएक्शन पढ़ना है, क्रेब साइकिल पढ़ना है, और ETS को हम लोग को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें चैप्टर का, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये चारों हम लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर समझ लो 95% खत्म हो जाता है। तो ये चारों में हम लोग सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करेंगे, फिर लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, देन आफ्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ETS, और बहुत कंफ्यूजिंग भी है तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या बोले, ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ सकते हैं, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल एंड ETS। अच्छा, ये सब प्रोसेस कहां पे चल रहा होगा तो उसको भी देखना जरूरी है। ये सब प्रोसेस कहां चल रहा होगा, इस प्रोसेस से बनता क्या है उसको पहले देख लेते हैं। एक बार शॉर्ट समरी बोल सकते हैं कि सिंपली अगर हम ऊपर ऊपर से देखना चाहे तो कहां पे प्रोसेस चल रहा है उसको देखना जरूरी है। तो देखो ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल बना दिए। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये सेल का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और इसी सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। इसी सेल में क्या प्रेजेंट है, एक प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसके अंदर एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया भी बैठा हुआ है। और माइटोकॉन्ड्रिया का भाई पता ही होगा कि 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। ये जो इनफोल्डिंग जा रहा है ना, इसी को हम लोग क्रिस्टा बोलते हैं। तो अभी जो हम रिएक्शन देखे कि यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या बोले कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल एंड ETS। इसमें से ये सब रिएक्शन कहां पे चल रहा है वो हम बताने जा रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर कहां पे चल रहा है उसके बारे में एक बार समझ लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हो रहा है, लिंक रिएक्शन कहां पे हो रहा है, ETS कहां हो रहा है, क्रेब साइकिल कहां हो रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन का लोकेशन बता रहे हैं।
ये एक सेल है, सेल के अंदर में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ना वो साइटोप्लाज्म में चलता है। यहां पे क्या चलता है? ग्लाइकोलाइसिस। यहां पे चलता है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में चलता है। और ग्लाइकोलाइसिस से बनता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस से जो बनता है एटीपी और एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। यहां से हमको एटीपी मिलता है और यहां से हमको एनएडीएच का हम लोग को यहां पे फॉर्मेशन दिखता है, जो कि इंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी और एनएडीएच का फॉर्मेशन दिखता है। एक पॉइंट और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, यहां से हम लोग को दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड भी मिलता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं। दो मॉलिक्यूल हम लोग को टू मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड भी मिलेगा, जो हम लोग अभी देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा वही है, ग्लाइकोलाइसिस को ही हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दो मॉलिक्यूल हम लोग को पायरुविक एसिड भी मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सेल लिए, सेल के अंदर में बात कर रहे हैं कि ये सब रिएक्शन कहाँ चल रहा है। हम चार तरह का रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको चार रिएक्शन पढ़ना है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर चार तरह का प्रोसेस होता है। पहला नंबर लिंक रिएक्शन, देन आफ्टर फर्स्ट नंबर ग्लाइकोलाइसिस, देन आफ्टर लिंक रिएक्शन तीसरा क्रेब्स साइकिल, एंड फोर्थ नंबर इज ईटीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है ना बात? अब यहाँ पे बोले कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पे हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस इज अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म वाले लोकेशन पे क्या चल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। यहां से बनता क्या है सर? यहाँ पे एटीपी बनता है, यहाँ पे एनएडीएच बनता है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनता है। क्या क्या बना? यहाँ पे एटीपी बन रहा है, यहाँ पे एनएडीएच बन रहा है, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन था वो रिएक्शन का नाम था लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहां चल रहा है? तो यहीं पे चल रहा है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल कहां पे चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। एक रिएक्शन और बताए, ईटीएस। अभी एक रिएक्शन और लिखे थे ना भाई, ईटीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रिएक्शन का नाम था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वाले मेम्ब्रेन में चलता है। ईटीएस यहां पे क्या चलता है? यहां पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। एक एक करके हम सबका प्रोडक्ट लिखते चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे समझ रहे होगे ना बात। यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे इसका प्रोडक्ट को लिख देते हैं। जैसे मानो कि ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है। अब सेल तो कैसा भी हो सकता है यार, थोड़ी है कि हमेशा सेल सर्कल ही होगा। तो यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट जो है लिंक रिएक्शन, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यार, जगह नहीं है यहाँ पे। चलो लिंक रिएक्शन के बारे में यहाँ लिखते हैं। दूसरा नंबर रिएक्शन था हमारे पास लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हम अभी समरी बता रहे हैं, अभी रिएक्शन पढ़ा नहीं रहे, समरी बता रहे हैं। यहाँ पे बनता क्या है? यहाँ पे NaDH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लिंक रिएक्शन के बाद हमारे पास आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, अच्छा कहाँ हो रहा है ये भी लिख दे रहे साथ में। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये सब इसका एंड प्रोडक्ट है। जो हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे ये सब प्रोडक्ट हमको बन करके मिलेगा। समझ में बात आया क्या?
ये सब इंड प्रोडक्ट है। ये सब प्रोसेस जब होगा ना तो वहां पे हम लोग को ये सब जो प्रोडक्ट है इंड प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलेगा। ये लिंक रिएक्शन कहां पे हो रहा है? लिंक रिएक्शन इज अकरिंग इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है। क्रेब्स साइकिल कहां पे चल रहा है? ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चल रहा है। और फोर्थ नंबर जो रिएक्शन था हमारे पास ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, ये कहां पे चल रहा है? इट इज अकरिंग इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में क्या चल रहा है? ईटीएस। occur in the inner mitochondrial membrane। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे मिलता क्या है? इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होगा इससे हमको मिलेगा क्या? तो इस प्रोसेस से हमको एटीपी मिलेगा। इस प्रोसेस से हमको क्या मिलेगा? हम लोग को इस प्रोसेस से एटीपी मिलेगा। बहुत सिंपल में अगर बात करें तो पूरे चैप्टर का हम समरी लिख चुके हैं। पूरे चैप्टर का समरी कैसे लिख चुके हैं? पूरे चैप्टर का समरी यही है कि पूरे चैप्टर में समरी अगर देखें कि ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन कहां पे हो रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस कहां चल रहा है? इट इज अकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में हमको मिलता क्या है? इंड प्रोडक्ट क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट है, हम लोग को एटीपी मिलता है, हम लोग को एनएडीएच मिलता है, हम लोग को 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलता है। अभी हम रिएक्शन एकदम नहीं पढ़ाए हैं, अभी हम बस समरी लिखा दे रहे हैं। डायरेक्ट अगर बात करें कि तुमको याद क्या होना चाहिए, तुम्हारे ब्रेन में क्या लोड होना चाहिए, वो हम पहले बता रहे हैं। और उसके बाद डिटेल में जब बताएंगे, ग्लाइकोलाइसिस पूरा 10 स्टेप का प्रोसेस है, उसको डिटेल में जब हम लिखाएंगे तो वो एक वहां पे और समझ में आएगा। अभी सबसे पहले बोले कि पहला रिएक्शन कौन सा चल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। पहला रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस है वहां पे एटीपी बना, वहां पे एनएडीएच बना और वहां पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। देन आफ्टर हम लोग दूसरा रिएक्शन के बारे में बात किए। सेकंड रिएक्शन था हमारे पास लिंक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सा था? लिंक रिएक्शन। वो हो कहां पे रहा है? इट इज अकरिंग इनसाइड द मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है भाई लिंक रिएक्शन, और यहीं पे चल रहा है क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना बात यहाँ तक? अब फोर्थ नंबर रिएक्शन था हमारे पास ईटीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहां पे हो रहा है? एक एक करके यहां पे लिख दिए। लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है? इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। बन क्या रहा है? एनएडीएच बन रहा है। क्रेब साइकिल कहां हो रहा है? ये भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। बन क्या रहा है? एनएडीएच बन रहा है, FADH2 बन रहा है और जीटीपी बन रहा है। ये सब तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या है ये सब समझ में आएगा। बस अभी हम इंड प्रोडक्ट लिखते जा रहे हैं ताकि जब हम इस चैप्टर को अगर हम इस चैप्टर को ओपन करें तो हमको क्या बात याद होना चाहिए, डायरेक्टली मेरे दिमाग में क्या फिट होना चाहिए, वो हम अभी लिखाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ईटीएस होता है, दैट इज ये कहां पे होता है? इट अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अंदर वाले मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया का 2 मेम्ब्रेन होता है, एक होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और उसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे बनता क्या है? जिससे हम लोग को एटीपी जिससे हम लोग को एटीपी मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस का अगर हम बात करें कि चारों का चारों रिएक्शन का हम समरी बताए हैं, उसका लोकेशन बताए हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे आपको घबराना नहीं है। जब पूछे ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। पूछे लिंक रिएक्शन कहां होता है, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। जब पूछे क्रेब साइकिल कहां होता है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और जब पूछेगा कि सर ईटीएस कहां होता है, तो ईटीएस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है ना बात? तो डायरेक्ट हम समरी यहां पे लिख चुके हैं, डायग्राम भी बना चुके हैं। विवेक कुमार, हाँ भाई चलिए पढ़ाई कर लो सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मूव करते हैं। पहला रिएक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम लिखना चाहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस इज एन एरोबिक प्रोसेस उसको मानते हैं। वैसे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है और एन एरोबिक में भी हो रहा है, बट एन एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस ही मात्र एक प्रोसेस है जो वहां पे चलता है, और इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं इट इज एन एरोबिक प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस इज कंसिडर्ड एज एन एरोबिक प्रोसेस। ज्यादा लिख दे स्टेटमेंट, ये सही है कि ये लिख देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस इज कंसिडर्ड एज
ग्लाइकोलाइसिस is considered as an aerobic process. वैसे ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी हो रहा है और एन एरोबिक में, दोनों जगह चल रहा है, बट ग्लाइकोलाइसिस को कंसिडर करते हैं एज अ एन एरोबिक प्रोसेस। याद रखना इस पॉइंट को कि ग्लाइकोलाइसिस को कौन सा प्रोसेस मानते हैं, एन एरोबिक प्रोसेस मानते हैं। वैसे होता ये एरोबिक में भी है और एन एरोबिक में भी है। क्लियर बात यहां तक? चलिए अभी तक का अगर बात करें तो अभी तक का समरी क्या है, अभी तक का समरी अगर बात करें कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले बताएं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो एटीपी रिलीज होता है और इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे हम लोग एटीपी बना लेते हैं, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और वहां पे हम लोग बात किए थे कि ग्लूकोज जो है ना सर, यहाँ पे देखो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं और वहां से एनर्जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एनर्जी। इसी को तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। यही है रेस्पिरेशन कि एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर बात किए कि रेस्पिरेशन में किस किस चीज को तोड़ सकते हैं, वैसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस का नाम लिखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सकते हैं, लिपिड को यूज कर सकते हैं, प्रोटीन को यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर का ग्लाइकोलाइसिस वाले चैप्टर, ग्लाइकोलाइसिस वाले पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना? तो चलो हेडिंग लिख देना ग्लाइकोलाइसिस। हेडिंग है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस भाई साथ में ना नोट्स लिखते चलो, क्योंकि नोट्स हम प्रॉपर लिखवा रहे हैं क्लास में, तो टाइम भी दे रहे हैं, तो प्रॉपरली नोट्स को लिखते चलो। चलिए इस पॉइंट को लिखते जाओ भाई। ग्लाइकोलाइसिस वाला टॉपिक स्टार्ट किए हैं तो ये सारा पॉइंट एक बार कॉपी में लिख लो आप लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल में ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस कहां पे चल रहा है? इट अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप का प्रोसेस है? ये 10 स्टेप का प्रोसेस है। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 जो है वो इरिवर्सेबल प्रोसेस है, मतलब वो इरिवर्सेबल है, रिवर्सेबल, और सारा स्टेप जो है वो रिवर्सेबल नेचर का होता है। अभी देखेंगे जब रिएक्शन लिखेंगे।
एंड प्रोडक्ट। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, हम लोग को मिलता क्या है, हम लोग को यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड मिलता है, 2 एटीपी मिलता है और 2 NADH मिलता है। देन आफ्टर इस पाथवे को, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, जैसे जे पार्नास, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास के द्वारा ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बताया गया था एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज EMP पाथवे। हम लोग इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, याद रहेगा ना। नेक्स्ट पॉइंट इधर हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर भाई ग्लूकोज होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में एक मॉलिक्यूल एटीपी लगाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद एंजाइम लिखेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे हम एक एटीपी का यूज किए हैं। एटीपी को जब तोड़ते हैं हम लोग को ADP मिलता है प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है। क्या मिला, एक मॉलिक्यूल ADP मिलता है और एक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, जिसको हम कहाँ पे जाके ऐड कर देते हैं, जिसको हम इस ग्लूकोज पे लगा दिए। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 क्यों बोल रहे हैं, ग्लूकोज 6 इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस ग्लूकोज में भाई कितना कार्बन होता है, 3, 4, 5 और 6 कार्बन होता है इसमें। ग्लूकोज में तो 6 कार्बन सबको पता है, लेकिन यहाँ लिखे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसके 6 नंबर पे हम क्या लगा चुके हैं, 6 नंबर पे हम फॉस्फेट लगा चुके हैं और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका नाम हो जाता है। 6 नंबर पे क्या लगाए हैं, 6 नंबर पे हम फॉस्फेट को लगा दिए हैं और इसीलिए इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक एक करके भाई साथ में लिखते चलना, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, एंजाइम लगता है हेक्सो काइनेज एंजाइम लगता है। एंजाइम कौन सा लगता है, हेक्सो काइनेज एंजाइम लगता है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब हम लोग आगे क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, अच्छा ये कौन सा स्टेप हुआ, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप भी लिखते चलेंगे, 10 स्टेप का प्रोसेस है तो काउंट करते चलेंगे। ये ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम लोग बना लेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसका आइसोमर बना लिए और इसीलिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। एंजाइम कौन सा लगेगा, आइसोमरेज एंजाइम लगेगा। और यहाँ पे एंजाइम लिख दे रहे हैं, ये स्टेप नंबर 2 है हमारे पास और एंजाइम लगा है आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम लगा, उसका आइसोमर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ही, ये क्या है, आइसोमर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं, इसको बोले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे तीसरा नंबर स्टेप आता है हमारे पास। अब तीसरा नंबर स्टेप में हमको फिर से एक एटीपी लगाना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा नंबर स्टेप। तीसरा नंबर स्टेप में फॉर्मेशन होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहां पे भी क्या लगेगा, ये तीसरा नंबर स्टेप है, ठीक है ना, ये तीसरा नंबर स्टेप है और यहां पे भी हमको एक मॉलिक्यूल एटीपी लगाना पड़ेगा। एटीपी को लगाएंगे तो बनेगा क्या, तो मतलब एटीपी को तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, एडीपी बनेगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, जिसको हम फिर से क्या करेंगे, जिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फिर से हम जाएंगे और इस फ्रक्टोज में जाके जोड़ देंगे। तो फ्रक्टोज में जब जोड़ देंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। तो एक एक करके ध्यान से याद करते चलेंगे। 10 स्टेप का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो कहां पे रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हमारे सेल के
ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहां पे चल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चल रहा है। सर ये कितना स्टेप का प्रोसेस है? ये 10 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 इरिवर्सिबल नेचर का होता है, इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। देखो इसीलिए एक लाइन दिए हैं, यहाँ पे देखो 2 लाइन दिए हैं। ये क्या बता रहा है कि ये इस दोनों को वापस में रिवर्स कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है, तो उसको रिवर्सेबल रिएक्शन जो बोलते हैं। जो एक दूसरे में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सेबल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे ये ग्लूकोज वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसीलिए इसको लिखे हैं इरिवर्सेबल। एक सिंगल लाइन देने का मतलब है ये रिएक्शन इरिवर्सेबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या किए कि ग्लूकोज में एक एटीपी लगाएं, एक एटीपी लगाएं तो वो ब्रेक डाउन हुआ, एटीपी टूटता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट, जैसे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। जब हम एटीपी को, इस एटीपी का इस्तेमाल करते हैं किसी रिएक्शन में, तो उसमें से बॉन्ड टूटता है, एक फॉस्फेट बाहर निकलता है, और इस बॉन्ड में जो एनर्जी है वही एनर्जी का यहाँ पे यूज होता है। एटीपी टूटता है, एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट बाहर निकलता है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट बाहर निकला इसको हम इस ग्लूकोज में ऐड कर दिए, क्योंकि देखो वहां पे यहाँ पे ये 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब जब फॉस्फेट ऐड किए तो देखो 6 नंबर कार्बन पे क्या लग चुका है? फॉस्फेट लग चुका है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नाम है। अब यहां पे दूसरा स्टेप क्या हुआ? आइसोमर लगाए हैं, आइसोमरेज, ये एंजाइम का नाम है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट कर लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, मतलब इसका आइसोमर बना लिए, और इसीलिए एंजाइम कौन सा लगाए? एंजाइम यहां पे लगाए हैं आइसोमरेज एंजाइम। देन आफ्टर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्योंकि यहां पे एक एटीपी का हम फिर से इस्तेमाल किए हैं, और एक एटीपी से जब हमको फॉस्फेट मिला तो इसको वापस से जोड़ लिए, इसका नाम हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो गया। अब इसके आगे मूव करते, इसको थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा। एक बार लिखना है तो भाई लिख लो जल्दी से, क्योंकि इसको हम ऊपर करेंगे अभी। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, इसको हम एक बार ऊपर कर लेंगे। चलो भाई टाइम हो चुका है ना, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी ये पूरा हो भी नहीं पाएगा, और पूरा हो नहीं पाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही से इसको समझा ही नहीं पाएंगे, अभी पूरा नहीं हो पाएगा ना प्रोसेस। इसीलिए चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, ये 3 स्टेप तक बताए हैं, अभी 7 स्टेप और पढ़ना है। 7 स्टेप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, टाइम अभी पूरा नहीं है, पूरा बताएंगे तो अभी लग जाएगा 20-25 मिनट लगेगा, उतना टाइम अभी है नहीं, ठीक है? तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बाद।